हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश, आई एम योर फिजिक्स कोच। तो आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत हमारे यूनिवर्स में कौन से फोर्स है उन सब फोर्स को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो हमारा यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, जिसका नाम है, पहला आएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स and fourth one is weak force. Those strong and weak force are both nuclear forces. Then we will discuss about the characteristics and the properties of those forces. Gravitational force is a force between the massly bodies only. इसका मतलब ये है, अगर दो मास है, दो मास के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेंगे। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव हमेशा रहेगा, हमेशा ही अट्रैक्टिव फील होता है। और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर यहाँ पर एक बॉडी है और बहुत दूर में एक और बॉडी है तो उनके बेस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट रेंज पे जाएंगे, शॉर्ट रेंज का मतलब है एटॉमिक लेवल में अगर जाएंगे तो ये फोर्स नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है द फोर्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्वार्क्स, and this is the strongest force in the universe. Why? Because this force is in range of 1 Fermi. 1 Fermi means 10 to the power minus 15 मीटर। इसको हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। उस मिनिमम डिस्टेंस में ही ये फोर्स फील होता है और ये इतना स्ट्रांग है, उस फोर्स से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स ये सब बाउंड होकर रहते हैं स्ट्रांगली। वैसे ही वीक फोर्स भी जो है, दिस इज द फोर्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉजेस रेडियो एक्टिव डिके। अगर पार्टिकल टाइम के अनुसार रेडियो एक्टिव डिके होकर अगर न्यू पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, ये फोर्स उसी की वजह से ही आ जाता है। एंड रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, बट अगर इसका रेंज 0.7 फर्मी से कम हो जाएगा तो हमें ये फोर्स रिपल्सिव फील होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और एक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, जो ग्रेविटी है, दिस इफेक्ट्स इज नेग्लिजिबल। मैंने पहले ही कहा था, ग्रेविटी इफेक्ट्स इज नेग्लिजिबल इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर साइज, एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वीक फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड in large scale or in astronomical scale. We always observe the gravitational force in astronomical scale, in celestial bodies, in earthly bodies and in our solar system. तो ये रहा हमारा 4 तरह के फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी ग्रेविटेशन से ज़्यादा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में है, जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और फोर्स एटॉमिक लेवल में ही एग्जिस्ट करता है। तो कुल मिलाकर हमने ये जाना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन वीक फोर्स, एंड सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये रहा हमारा 4 तरह का फंडामेंटल फोर्सेस। ये 4 फोर्स के बीच में जो हम बताए कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, कौन सा फोर्स वीक है, वो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के थ्रू हम जानेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? अगर 2 प्रोटॉन यहाँ पर लेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर 2 प्रोटॉन यहाँ पर लेंगे, प्रोटॉन का भी मास होता है, चार्ज होता है, इस प्रोटॉन का भी मास होगा, चार्ज होगा। तो अगर सिर्फ मास को लेंगे तो हमारा कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर चार्ज को लेंगे तो हमारा कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फॉर्मी लेवल में जो फोर्स आएगा उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। और वो न्यूक्लियर फोर्स 2 टाइप से है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है कि जो 4 फोर्स को हम अगर कंपेयर करेंगे, जो कंपेरिजन हमारा देगा, अगर मान ले कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 10 to the power minus 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा 10 to the power minus 13 ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के 10 to the power minus 38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम शॉर्ट रेंज में देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, और जितना वो रेंज बढ़ता जाएगा उसी तरह ये फोर्स धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, और ये एटॉमिक लेवल में ये स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद एटॉमिक लेवल का डिस्टेंस जो रेंज है अगर बढ़ता गया तो धीरे धीरे ये भी वीक हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इन्फिनिट रेंज तक एग्जिस्ट करता है। हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक शॉर्ट रेंज में दो मास के भीतर नहीं, लॉन्ग रेंज में, जैसे अर्थ और मून के बीच में, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडीज है, कोई भी दो बॉडीज के बीच में, और दो गैलेक्सी के बीच में, और यूनिवर्स के दो एंड पे अगर दो ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उनके बीच में भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स फेल होगा। तो इससे पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इन्फिनिट रेंज फोर्स है और लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा, हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही फेल होगा। तो आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन हमने क्या जाना कि द फोर्स बिटवीन एनी टू मासली बॉडीज, अगर दो मास है उनके बीच में जो इंटरेक्शन फेल होगा इन दोनों को, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें इस कंसेप्ट को कैसे मालूम पड़ा? हम जानते हैं कि जो सर आइजैक न्यूटन जो फेमस साइंटिस्ट है, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल गिरा, जो एप्पल नीचे गिर गया उसको देखकर उनके माइंड में क्वेश्चन आए कि ये क्यों गिरकर नीचे आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। ये जो एप्पल है वो अर्थ का पुलिंग फोर्स से वो अट्रैक्ट होकर नीचे आ गया, और अर्थ एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इसका मास इतना ज़्यादा है एप्पल के मास से बहुत कम, इसीलिए एप्पल के पास अर्थ नहीं गया, अर्थ के पास एप्पल चला गया। तो उसी कॉन्सेप्ट में, उसी फेनोमेनन में वो कंक्लूजन में पहुंच गए कि हर एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ के नज़दीक आ जाएगा तब वो एक जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू जाना जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट एक एक्सीलरेशन के थ्रू नीचे आ रहा है। उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। जब अर्थ के सरफेस के पास हो जाएगा तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड करके एक्सीलरेशन पे नीचे आएगा। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है, सेकेंडरी लेवल में पढ़े हैं हम। तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड की जो एक्सीलरेशन का वैल्यू सर्कुलर मोशन में होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। हियर द टू ऑब्जेक्ट इज अर्थ एंड मून, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.85 into 10 to the power 5 kilometer. So now we calculate the acceleration of moon as 4 pi square, since omega is equal to 2 pi by t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है 2 pi by t, then t is equal to the time of revolution of moon is 27.3 days. So we can convert it in second. Then we put the value of distance of moon from earth is 3.85 into 10 to the power 5 kilometer. So the value comes out 0.0027 meter per second square. So here we will see, if we take the ratio between them, we get the value 3600, which is unitless. This is a ratio, this is meter per second square, this is meter per second square, the unit cancelled out, and we will get a number 3600. Now we compare this term with the ratio between the distance of moon to earth and distance of apple to earth surface. Distance of moon to earth is 3.85 10 to the 5 kilometer, and from earth surface to the core of the earth is 6400 kilometer. If we take the ratio, the value comes out 60. So now we will see the comparison as acceleration of apple by acceleration of moon is equal to, this is 3600, this is 60. If we square it, this will also come out as 3600. But this is apple, this is moon. The apple distance between the apple and earth is in denominator, and distance between the moon and earth is in numerator. So this is inversely proportional. That's why we'll take it as d moon to earth, d apple and earth, and we'll take the square of this ratio
and get 3600. That means acceleration is inversely proportional to the square of the separation between the two bodies. So this is the result. ये जो आ गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर से इन्वर्स पे प्रोपोर्शनल होगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ हम पढ़े थे, जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एंड ऑल्सो थर्ड लॉ सेज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल इज इक्वल टू फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ। इसका मतलब जो एक्शन रिएक्शन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस दो लॉज को हम लेकर एक कंक्लूजन निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया F इज directly proportional to acceleration and F is also directly proportional to mass, and we get acceleration is inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. So that's why we can write as F is proportional to 1 by r square. So now combining these we finally write this as F proportional to m by r square. इसका मतलब ये है, ये मास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अर्थ जो फोर्स मास के ऊपर डाल रहा है, ये वही फोर्स है। अगर अर्थ के ऊपर ये एप्पल वही फोर्स देगा, हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से जाना, जो एप्पल अर्थ के ऊपर जो फोर्स देगा वही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एप्पल अर्थ के ऊपर देगा। तो इस हिसाब से हम और एक रिलेशन यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स F is proportional to capital M. Capital M is the mass of the earth. Now we can combine this relation as F is proportional to small m capital M by r square. So this is the final relation, but in proportionate form. Now we make it equal by multiplying a constant of proportionality. So this may be F is equal to capital G m by r square, and this capital G we know in our secondary level that G is called the universal gravitational constant. यहाँ पर एक चीज़ को हम गौर करेंगे कि हमें मिल गया F is equal to G m by r square, यानी G हो जाएगा F r square by mm। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी दो मासली बॉडी लेंगे, उसका उन दोनों का मास का मल्टीप्लिकेशन और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स और उनका डिस्टेंस का स्क्वायर, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये रेशियो अगर हम लेंगे वो हमेशा ये जी ही आएगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लेंगे, अर्थ के अंदर हो, अर्थ के बाहर हो, यूनिवर्स में हो, कहीं भी अगर दो ऑब्जेक्ट को लेंगे, वो दो मासली बॉडी के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स का वैल्यू कुछ भी हो, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, उनके मास का वैल्यू कुछ भी हो जाए, लेकिन जब ये रेशियो हम लेंगे तो ये जी का वैल्यू हमेशा आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दैट्स वाई वी कॉल इट एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, व्हिच इज नेम्ड आल्सो एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमें कैसे डिफाइन करना होगा, हम जानते हैं एक कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर जितने भी टर्म्स है उनको यूनिट वैल्यू में पुट कर देंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो जी हो जाएगा, अगर दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर, और दो मास हो जाएगा अगर 1 kg एंड 1 kg, तो ये हो जाएगा 1 kg स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा कितना, जी इज इक्वल टू एफ। तो इस डेफिनेशन आ गया, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच एंड प्लेस्ड unit distance apart. And also in SI units we may define as the gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies of 1 kg each and place 1 meter apart. जैसे हम इसको निकाला, CGS में भी कह सकते हैं the gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies of 1 gram each and placed 1 centimeter apart.
तो अब हम निकालें, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, जी का यूनिट कितना होगा, हमें पता है फोर्स का यूनिट कितना होगा, न्यूटन, आर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और मास इंटू मास हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पावर -2। एंड ऑल्सो इन सीजीएस न्यूटन का यूनिट क्या होगा, डाइन, इन सीजीएस ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्राम टू दी पावर -2। अगर यूनिट सिस्टम चेंज हो जाएगा तो इसका वैल्यू कैसे चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। जी का वैल्यू हमें मालूम है 6.67 इंटू 10⁻11। ये ऐसा यूनिट में है, ऐसा यूनिट में इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पावर -2। अब जी का वैल्यू हम सीजीएस यूनिट पे निकालेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो ये आ जाएगा 10⁵। मीटर स्क्वायर है, उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁴ cm स्क्वायर इंटू के जी आ जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पर यूनिट ऐसा आएगा डाइन सेंटीमीटर ग्राम टू दी पावर -2, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू दी पावर -2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, निकालेंगे 10⁻8 डाइन cm स्क्वायर ग्राम टू दी पावर -2। तो ये आ जाएगा हमारा CGS यूनिट पे। अब जी का हम डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन कैसा आएगा, जी हो जाएगा हमारा FR² बाय M1 एंड M2। तो ये आ जाएगा कितना, mLT⁻² जो फोर्स का डायमेंशन है, L² हो जाएगा डिस्टेंस का, और ये 2 मास है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा m⁻⁻1 L⁻³ एंड T⁻²। तो ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये है यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें कैसे अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग वैल्यू मिलता है, फोर्स का वैल्यू, उसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है कि या नहीं, केप्लर्स लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अलग अलग वीडियो में मैं आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।